हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं तेज कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है रियल नंबर, बट एनसीईआरटी से, तो उसका एग्जाम्पलर होना भी बाकी था। तो आज के लेक्चर वीडियो में हम एग्जाम्पलर करने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है बच्चों, बहुत ध्यान से बने रहेंगे आप। तो जो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, एग्जाम्पलर सॉल्यूशन। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओके, तो देखिए आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं एग्जाम्पलर के। अच्छा, बेसिक बताने की मेरे को बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बेसिक आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं, है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब देखिए इसकी बात करते हैं क्वेश्चन की। तो कहता है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, फॉर सम इंटीजर m, कोई इंटीजर m है। ओके ओके ओके, तो कोई इंटीजर m है। एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। तो बेटा आपसे ये पूछा गया है कि आपके जितने भी इवन इंटीजर होते हैं, कौन से इंटीजर होते हैं बेटा? इवन इंटीजर होते हैं, है ना। जितने भी आपके पास इवन इंटीजर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, या फिर इस फॉर्म में। एक काम करते हैं, चेक करते हैं, है ना, चेक करते हैं। देखो इवन इंटीजर कौन कौन से होते हैं बेटा? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 1 लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। सिमिलरली इसको मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं बेटा। इसको मैं 2 इंटू 4 लिख सकता हूं। इसको मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूं एंड सो ऑन, है ना। आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। तो आपने एक बात नोटिस की कि बेटा सभी में 2 कॉमन है, और उसके पीछे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, यानी कि इसके पीछे पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर को मैं क्या m से डिनोट कर सकता हूं? तो क्या आपके पास, चेक कर लो, सभी इंटीजर, जितने भी दुनिया में इंटीजर होते हैं इस फॉर्म के नहीं होते। आप m की वैल्यू कुछ भी पुट करके देखो, आपको इवन नंबर मिलने वाला, चेक कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो यहां से हमें पता चल गया कि भाई जितने भी इवन इंटीजर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं बेटा? 2m की फॉर्म में होते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके ओके, अब एक बात बताना, अगला क्वेश्चन रीड करने से पहले एक बात बताना भाई, आपने अभी अभी देखा कि 2m जो होता है वो क्या होता है बेटा? इवन नंबर होता है। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं है। 2m क्या होता है बेटा? इवन नंबर होता है। ये अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीख लिया। अब एक बात बताओ, अगर मैं किसी भी, कोई भी इवन नंबर गैस करो, कोई भी गैस करो, चलो 18 मैंने इवन नंबर गैस किया, अगर मैंने उसमें एक 1 ऐड कर दिया तो क्या बनेगा बेटा? ऑड नंबर बनेगा। चेक कर लो, क्या बनेगा भाई? ऑड नंबर बन जाएगा। तो आप किसी भी इवन नंबर में अगर 1 ऐड कर देते हो तो वो ऑड बन जाता है। तो अगर इवन नंबर, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर इवन नंबर 2m की फॉर्म का होता है तो ऑड नंबर 2m प्लस 1 की फॉर्म का नहीं होगा भाई। जल्दी बताएंगे भाई। तो ऑड नंबर 2m प्लस 1 की फॉर्म का होगा या नहीं होगा? तो बेटा यहां से आपको आंसर मिल गया अपने सेकंड क्वेश्चन का। कहता है फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। तो किस फॉर्म का होगा? तो बेटा यहां पे क्योंकि q की उसमें चल रहा है तो आप m की जगह q ले लो, तो 2q प्लस 1 की फॉर्म का होगा। ठीक है भाई, दैट इज 2q प्लस 1, ऑप्शन डी। चेक कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी है किसी को? तो हमेशा याद रखेंगे भाई, इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है और ऑड नंबर 2 के मल्टीपल में एक ऐड करके आ जाता है ना। तो 2 का मल्टीपल 2m कह सकते हैं या 2q कह सकते हैं, और ऑड नंबर 2q प्लस 1 या फिर 2m प्लस 1 कह सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं फटाफट से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज व्हाट। मतलब यहां पे कह रहा है कि n, अगर n इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, एन ऑड इंटीजर है, एन इवन इंटीजर है, यानी कि कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। देखो बहुत ध्यान से समझना, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8।
तो ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये 8 से डिवाइड हो जाती है, लेकिन कब होती है आपने ये बताना है कि इस केस में n क्या होगा, कब होती है। चलो एक काम करते हैं, चेक करते हैं ना, चेक करते हैं। देखो मैंने चेक करना स्टार्ट किया, मैंने 0 पुट किया सबसे पहले। भाई 0 का स्क्वायर -1 बराबर -1 ही आएगा। ये तो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, नॉट डिविजिबल बाय 8, है ना। ठीक है, अब मैंने 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू आ जाएगा 0, और 0 तो सभी से डिवाइड हो जाता है, तो ये तो 0 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, है ना। अब मैंने 2 पुट किया, तो 2 पुट कर रहा हूं, तो देखो 2 का स्क्वायर -1 यानी कि 4, 4 - 1 3 आएगा, तो 3 भी नॉट डिविजिबल बाय 8 आएगा, है ना। ओके, उसके बाद मैंने पुट किया 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 करेंगे तो 8 आएगा, और 8 तो 8 से डिविजिबल हो ही जाएगा, तो यहाँ पे ये भी डिवाइड हो जाता है। ओके, और देखते हैं। भाई मैंने 4 पुट किया, तो 4 का 16, 16 - 1 करेंगे तो 15, तो ये भी डिवाइड नहीं करेगा 8 को, मतलब 8 डिवाइड नहीं करेगा इसको, है ना। तो 5 पुट करके देखते हैं भाई, 5 का स्क्वायर -1 यानी कि 24। भाई कितना हो रहा है देखो, 5 का स्क्वायर 25, 25 - 1 24, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, एंड सो ऑन। आगे भी ऐसे ही चल रहा है। तो यहां से कुछ कंक्लूड कर पा रहे हो आप, चेक करो। देखो यहां से आपने कुछ कंक्लूड करना पड़ेगा कि n इंटीजर है, n जो है क्या है, वो या तो वो इंटीजर है, या फिर वो ऑड इंटीजर है, या फिर वो नेचुरल नंबर है, या फिर वो इवन इंटीजर है। चलो मैं देखता हूं। देखो एक तो मैंने 1 रखा था, 1 रखा था तो 8 का डिविजिबल आया था, फिर मैंने 3 रखा तो भी 8 का डिविजिबल आया, फिर मैंने 5 रखा तो भी 8 का डिविजिबल आया। तो यार आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ऑड नंबर रखने पर 8 का डिविजिबल आ रहा है? तो बेटा आपको पता चल गया कि आपका आंसर ऑप्शन सी है कि n जो होगा वो ऑड नंबर होगा, तभी 8 से डिवाइड होगा। अब आप कोई सा भी ले लो, देखो मैंने 5 तक तो रख के दिखा दिया, चलो 9 रख के दिखाता हूं। देखो इसमें 9 पुट किया तो 9 का स्क्वायर 81, -1 करेंगे तो 80 आएगा, और देखो 8 से डिवाइड हो जाता है। चलो 9 के अलावा 8 भी रख के देखें, सॉरी 7 रख के देखें, 7 का स्क्वायर 49, -1 करूं तो 48 आएगा, ये भी 8 से डिवाइड हो जाता है, चेक कर लो। आई एम श्योर कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं रही होगी, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से। ओके, तो बेटा आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे जब तक। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, कहता है कि इफ द HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of this, then the value of m is what? m की वैल्यू बतानी है। देखो आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन को समझो पहले। कहता है कि HCF किसका बेटा, 2 नंबर है आपके पास है 65 और 117, इन दोनों का HCF जो है वो ये है, ये कहना चाह रहा है इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में आता है, तो आपने बताना है कि m क्या है ना, देन द वैल्यू ऑफ m। तो HCF निकाल के देखते हैं, चलो निकालते हैं। देखो 65 के प्राइम फैक्टर करते हैं, 5 से करेंगे तो 13 आएगा, और 13 से करेंगे तो 1 आएगा, इसके आगे नहीं होगा, है ना। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए बेटा, 5 × 13, चेक कर लो। इसके करके देखते हैं 117 के। देखो 2 और 1 3, 7 और 1 8 और 1 9, 3 से जाएगा ये, 3 3 सा 9 और 3 9 सा 27, ठीक है। फिर से 3 से जाएगा तो 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, और फिर 13 से जाएगा, 13 1 सा 13। तो ये कितना आ गया बेटा, इसके प्राइम फैक्टर 3 × 13। तो बेटा इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आप चेक कर सकते हैं, कॉमन आ रहा है 13 ओनली, है ना। तो HCF 13 होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो MCQ है तो प्रेजेंटेशन की आपको जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ऑप्शन बताना होता है, ध्यान रखना इस बात को। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन HCF जो आ रहा है आपका, जो गिवन था वो था 65 m - 117, ठीक है भाई। और HCF आपका आया कितना बेटा, इक्वल टू में 13 आया, चेक कर लो। तो बेटे बच्चों ये आपका आ गया 65 m की वैल्यू निकाल लेंगे अब हम यहां से, 13 + 117। एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं यहां से, इसको यहां से हटा देता हूं भाई। चलिए आगे देखते हैं। भाई देखिए, तो ये तो 65 m ऐसी एज इट इज,
और इस तरफ दोनों को प्लस करके कितना आ गया, 3 20 30 130 आ गया। चेक कर लो भाई, यहां पे आ गया 130। तो m इक्वल टू वॉट, m इक्वल टू 130 अपॉन में 65। अब दोनों ही वैल्यू 13 से कैंसिल हो जाती है। 13 1 जा 13, 0 का 0, और 13 5 जा 65, और 5 2 जा, तो m इक्वल टू वॉट, m इक्वल टू 2। चेक कर लो, तो भाई m की वैल्यू आ गई 2, दैट इज ऑप्शन बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी लग रही है बेटा इस क्वेश्चन में? ओके ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहते हैं कि द लार्जेस्ट नंबर, यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर, विच डिवाइड्स दिस एंड दिस, जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, लिविंग द रिमाइंडर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो देखो देखो, जब दो गिवन नंबर होते हैं ना बेटा, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, और आप वो बड़े से बड़ा नंबर निकाल रहे हो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो इसका मतलब आप HCF कैलकुलेट कर रहे हो। पहली बात तो ये याद रखना, आप HCF कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब हमें ये तो समझ में आ गया कि मुझे HCF कैलकुलेट करना है ना। अब ये लिखा था, कुछ कंडीशन दी थी कि इसको डिवाइड करके रिमाइंडर 5 बजे, इसको रिमाइंडर 8 बचना चाहिए डिवाइड करके। तो यार एक काम करो ना, आप एक काम करो, इन दैट केस देखिए सॉल्यूशन पार्ट देखिए आप पहले से ही रिमाइंडर को माइनस कर दो। भाई पहले से ही आप क्या करोगे, रिमाइंडर को माइनस कर दो। तो 70 माइनस इसका रिमाइंडर कितना बचना था, 5 बचना था, तो कितना आ गया, 65 नंबर आ गया। और 125 का रिमाइंडर कितना बचना था बेटा, चेक करो, 8 बचना था। तो 8 माइनस करके कितना आ गया, 5 और 3 117 आ गया। और पिछले ही क्वेश्चन में इन दोनों का हमने HCF कैलकुलेट करा था, जो कि 13 आया था। तो HCF हमने इसका कैलकुलेट किया था बेटा 65 और 117 का कितना, 13। तो बेटा आप खुद समझो, 13 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर ये और ये बचा देगा। यार खुद देखो ना भाई, ये वही तो बड़े से बड़ा नंबर है जो इनको डिवाइड कर रहा है। अब रिमाइंडर ये बच रहा था, तो रिमाइंडर मैंने पहले हटा दिया। नहीं यकीन आ रहा, डिवाइड करके देखो। देखो मैंने 70 को डिवाइड किया 13 से, तो 13 5 जा 65 होता है। रिमाइंडर चेक कर लो, 5 बच गया। सिमिलरली आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 बच जाएगा। ठीक है, ओके ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप ध्यान से कर लेंगे इसको। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड भाई अगला देखते हैं। तो ये MCQs चल रहे हैं, तो यहां पे प्रेजेंटेशन की आपको जरूरत नहीं होती, बट फिर भी प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना चाहिए फिर भी आप लोगों को। देखिए 6 का देखते हैं। कहता है कि इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, भाई 2 पॉजिटिव इंटीजर है, एक A है एक B है, आर रिटर्न एज A इक्वल टू इतना है, A कितना है बेटा, x³ y², चेक कर लो, और B कितना है, xy³। ओके, आपसे क्या बोला, x एंड y आर प्राइम नंबर्स, देन HCF ऑफ A एंड B। तो आपने A और B का HCF निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन है, HCF ऑफ A, B। तो HCF क्या होता है बेटा, कॉमन वैल्यू। देखो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ध्यान देना भाई। x³ को आप 3 बार लिखोगे, x इंटू x, और y² को आप 2 बार लिखोगे, y इंटू y। ठीक है, सिमिलरली यहां पे कैसे लिखोगे आप, x इंटू y³ को 3 बार लिखोगे, 1 2 और 3। अब कॉमन देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से कॉमन देखो भाई। एक तो x कॉमन दिख रहा है, एक x कॉमन दिख रहा है ओनली। और अगर मैं y की बात करूं तो एक y ये वाला कॉमन आ गया, और एक y ये वाला भी कॉमन आ गया। चेक कर लो, तो 2 y कॉमन आ चुके हैं बेटा, है ना। तो इंटू में y, इंटू में y। तो मेरे बच्चों इनको इंटू करके कितना आ गया, xy², और यही आपका HCF है। तो xy² क्या है, ऑप्शन बी। ओके, तो समझ में आ रहा भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सबको इजी पीजी लग रहा है सब कुछ। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं। यार एक प्रॉब्लम हो गई छोटी सी, सारी वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद पता चला मेरा माइक बंद पड़ा था। तो फिर मैं अब इस क्वेश्चन के आगे कंटिन्यू जो है आपको, देखो
मैंने सारा कुछ समझा दिया था, एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख सकते हैं। और फिर ये माइक बंद हो गया है ना, तो मैं एक काम करता हूं, आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा से, है आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करना। ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, इसमें पूछा था कि कोई भी नॉन जीरो नंबर होता है तो उसका प्रोडक्ट, रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है। तो बेटा रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर आता है, और नॉन जीरो बोला तो जीरो तो हमने लेना ही नहीं है। अगर जीरो लेना होता तो रैशनल आ जाता, है ना, तो रैशनल आ जाता। चलिए बाकी वाला क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया था आपको, है ना। ओके, इसके आगे देखते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है कहता है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, मतलब 1 भी इंक्लूड है और 10 भी इंक्लूड है। देखो कह रहा है कि वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जो कि द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर, जो कि डिवाइड हो जाए सभी नंबर से। तो अगर सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो देखो कौन कौन से नंबर है हमारे पास में, 1 है और 10 है, 1 से लेकर के 10 तक है। तो मैंने सारे नंबर लिख दिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब सभी के हमने क्या करें भाई, एलसीएम निकालना है। हमें समझ में आ गया कि मेरे को छोटे से छोटा नंबर कौन सा होता है, एलसीएम निकालना है। तो वो एलसीएम निकालना है जो कि इन सभी से डिवाइड हो जाए, है ना। तो भाई मैंने क्या कह रहा है, इनके सबके प्राइम फैक्टर कर दिए। देखो 1 का 1 होता है, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 2, 5 का 5, 6 का 2 इंटू 3, 7 का 7, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3, 9 का 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर, 10 का 2 इंटू 5। तो इनका एलसीएम, एलसीएम निकालने का तरीका क्या है बेटा, एलसीएम निकालने का एक ही तरीका है कि सभी डिफरेंट प्राणी लिख लेते हैं हम। तो बेटा 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 3 क्या 4 नहीं लिखना क्योंकि बेटा 4 का तो 2 लिख चुके हैं ना, तो 4 नहीं लिखना। 5 लिख लिया, चेक करो। 6 नहीं लिखना, 6 में 2 इंटू 3 है, दोनों नंबर लिख चुके हैं, 2 भी 3 भी। 7 लिख लिया, 8 भी नहीं लिखना, 9 भी नहीं लिखना, 10 भी नहीं लिखना, बाकी सब लिख चुके हैं। अब सबसे बड़ी पावर लगा, तो 1 की तो सबसे बड़ी पावर 1 ही है, लेकिन 2 की सबसे बड़ी पावर चेक करो, 3 है, तो 2 की पावर 3। 3 की सबसे बड़ी पावर चेक करो भाई, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है ना, और 5 और बाकी सबकी तो सेम ही थी। तो बेटा सारी वैल्यू लिख दी, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 2520। तो बेटा 2520 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन सबसे डिवाइड हो जाता है, चेक कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आपकी डिलीटेड है, डिलीटेड पोर्शन है, क्योंकि आपकी जो एग्जाम्पलर है वो अपडेट नहीं हुई है, तो ये डिलीटेड क्वेश्चन गलती से आ गया है। लेकिन अगर कभी भी क्वेश्चन में आए ना और आपसे टर्मिनेटिंग पूछे कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी आप लोग याद रखेंगे बेटा। अगर डिनोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आता है, यानी कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n समथिंग, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग होता है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, ये बात याद रखिए। चलिए आगे चले भाई। ओके, और बच्चों थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा आपसे यार, वो सारा कुछ पहले से समझा दिया और फिर मेरा माइक बंद था तो मेरे को दोबारा कराना पड़ रहा है, तो फिर थोड़ा सा थक भी गया हूं, तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को ना, राइटिंग में नहीं करा पा रहा, बट ठीक है, ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि कैन द नंबर 6 की पावर n कॉमा n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 5, गिव रीजन। ओके, तो देखिए आपसे क्या बोला है बेटा कि 6 की पावर n का एंड जो है किससे होना चाहिए, 5 से। मैं कह रहा हूं 5 और 0 इन दोनों नंबरों से अगर किसी भी नंबर का एंड होना है तो ये एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, उस नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का आना कंपलसरी होता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है, 2 और 5 का आना कंपलसरी होता है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो बेटा एक बात बताओ आप मेरे को, छोटी सी बात बताना कि यार अगर मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3 की पावर n, और पावर n यानी कि 2 की पावर n, 3 की पावर n, यानी कि कहने का मतलब इसमें 2 तो आ जाएगा लेकिन 5 आएगा। मैंने क्या बताया कि 2 इंटू 5 का आना कंपलसरी होता है, मैंने क्या बताया बेटा, 2 इंटू 5 का आना कंपलसरी होता है अगर किसी के पीछे 5 या फिर 0 आना है तो इसका मतलब 5 यहां पे नहीं आएगा, तो इसका मतलब नो, इसका आंसर क्या आ गया बेटा, नो, यानी कि इसका एंड जो है 5 से नहीं होगा। सो द ओनली प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n आर दिस एंड दिस एंड नॉट 5, मतलब इसकी
प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 तो है लेकिन 5 नहीं है, हमने ये बात बोली है, तो इसका मतलब इसका एंड 5 से नहीं होगा। चेक कर लो, समझ में आ गया बेटा? इजी था ये, इजी था। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला कहते हैं नंबर्स दिस एंड दिस, ये दो नंबर है, आर बोथ डिविजिबल ओनली बाय दिस, यानी कि ये दोनों नंबर जो है इन सभी से डिवाइड हो जाते हैं। तो व्हाट इज एचसीएफ ऑफ दिस? यार देखो एक बात हो, अगर ये दो नंबर इन दोनों से डिवाइड हो जाते हैं, एक बात याद रखना, अगर ये दो नंबर इन सबसे डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एलसीएम की बात है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा, है ना, सॉरी इन दोनों का नहीं, इन सभी का एलसीएम निकालूंगा। तो देखो मैंने सभी नंबर यहाँ पे लिख लिए, 3, 5, 15, 25, 75, है ना, सारे नंबर लिख लिए। सबके मैंने वही प्राइम फैक्टर करे, पावर फॉर्म में लिखा, फिर सबका एलसीएम निकाला और मेरा एलसीएम कितना आ गया बेटा? 75 आ गया। चेक कर लो, और 75 आ गया, यानी कि, और फिर आपसे पूछा था व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। यार एक बात हो, अगर ये सबसे डिवाइड हो रहा है, ये भाई ये दोनों नंबर जो है इन सबसे डिवाइड हो जाते हैं और इनका एचसीएफ 75 है, तो बेटा इनका एचसीएफ भी तो 75 होगा ना भाई। जब इन सभी का मैंने एलसीएम निकाला तो इन सभी का एलसीएम कितना आया था? 75 आया था, नहीं आया था? तो इन दोनों का एचसीएफ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो भी 75 आएगा। और देखो मैंने यहाँ पे एचसीएफ कैलकुलेट करके भी दिखा रखा है आपको, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे देखते हैं। ओके, देखो कहता है कि एक्सप्लेन वाई 3 into 5 into 7 plus 7 इज अ कंपोजिट नंबर। भाई आपसे क्या बोला गया है कि क्यों ये एक कंपोजिट नंबर है, मतलब ये कंपोजिट तो है लेकिन क्यों है? तो एक बात याद रखना कि कंपोजिट नंबर क्या होता है ना, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है ये बात याद रखेंगे। कंपोजिट नंबर होता है बेटा जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको कंपोजिट कहते हैं। यार एक बात बताओ, आपके पास क्या लिखा है? 3 into 5 into 7 plus 7, चेक कर लो, यही लिखा है भाई, यही लिखा है ना। अब देखो इन एक नंबर ये है, एक नंबर ये, दोनों में 7 कॉमन है, 7 मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या रह गया? 3 into 5 और यहां से रह गया 1। अब अगले स्टेप में फर्दर देखो, 7 तो ऐसे ही रहा भाई, 3 into 5 15, 15 और 1 16 हो गया, इसके इंटू में 1 लगा सकता हूं। तो देखो इसके मैंने 3 से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर दिखा दिए। मैंने यही तो बोला कि 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो मैंने इसके 2 से ज्यादा फैक्टर दिखा दिए। और वैसे भी 16 को तो आप 2 into 2 into 2 into 2 लिख सकते हो, कितने सारे फैक्टर हो गए यार। तो अगर किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर है तो वो कंपोजिट कहलाएगा। तो यही रीजन है कि इसके जो फैक्टर हैं वो मोर देन 2 है, इसीलिए इसको कंपोजिट कहा जाता है। तो चलिए ठीक है भाई, ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से, है ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, है। और एक कंपोजिट नंबर वाली बात भी यहां से हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला नंबर है, कहता है कि कैन 2 नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम। मतलब क्या ऐसे दो नंबर हो सकते हैं जिनका एचसीएफ कितना हो बेटा? 18 हो और एलसीएम कितना हो? 380 हो। ऐसा हो तो सकता है, लेकिन आप एक बात याद रखना, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। HCF हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होता है। अगर ये बात सच है कि ये किसी दो नंबर ए और बी, कोई दो नंबर है, उनके ये HCF और एलसीएम है, तो इसका मतलब HCF इसका फैक्टर होगा। तो बेटा इसको इससे आप डिवाइड करके देखो। भाई मैंने 380 को 18 से डिवाइड किया तो 190/9 आया, फिर मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बच गया, यानी कि डिवाइड नहीं हुआ है। और अगर डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, और फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये नंबर, मतलब कहने का मतलब ये है, कह रहा था ना कि कैन 2 नंबर्स हैव HCF और एलसीएम इतना, तो बेटा ऐसे कोई दो नंबर है ही नहीं जिनका एलसीएम इतना और HCF इतना आ जाए। ठीक है भाई, चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। बिफोर दैट आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते ही हैं। तो आपको क्या बोला गया है कि प्रूव दैट दिस इज अ इरेशनल। तो आप क्या करोगे बेटा? लेट कर लोगे कि ये रैशनल है, वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड।
तो इसको लेट कर लिया रैशनल, और रैशनल है तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, और पी और क्यू इंटीजर है। अब क्या करा आपने, स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग कर दी तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेटा यहाँ पे √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा स्क्वायरिंग करने पर, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो जब आप फॉर्मूला खोलोगे तो बेटा ए स्क्वायर यानी कि रूट हट गया, बी स्क्वायर यानी कि रूट हट गया, प्लस 2ab, तो 2ab करूंगा तो √6 आएगा। और देखो मैंने ये स्टेप यहाँ पे लिखा है बेटा, 2 + 3 + 2 √6 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। चेक कर लो, ठीक है। तो ये हो गया 2 3 5, 2 √6 पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब देखो इस 5 को मैंने उधर भेज दिया तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर -5 हो गया, और इधर 2 √6 बचा। इधर मैंने एलसीएम ले लिया तो पी स्क्वायर -5 क्यू स्क्वायर, और ये 2 को मैंने नीचे भेज दिया तो 2 क्यू स्क्वायर। अब एक बात बताओ, एक बात बताना ध्यान से भाई, ध्यान से एक बात बताना। देखो इंटीजर अगर है उसका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा इंटीजर मिलता है, ठीक है। और इंटीजर के स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इंटीजर मिलता है, और इंटीजर माइनस इंटीजर करते हैं तो भी इंटीजर मिलता है। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में तो इंटीजर है, और डिनोमिनेटर में इंटीजर का स्क्वायर इंटू इंटीजर। तो इंटीजर का स्क्वायर को इंटीजर से इंटू करोगे तो नीचे भी इंटीजर मिलेगा, तो ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, दोनों में इंटीजर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर अपॉन इंटीजर तो बेटा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड तो आपकी रैशनल है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड आपकी इरेशनल है। और कभी भी जिंदगी में इरेशनल और रैशनल बराबर हो ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे ये क्या आ गए बेटा, बराबर आ गए, है ना। यहाँ पे क्या आ गए, बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये गड़बड़ हो गई है। तो गड़बड़ क्या हो गई है, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, है ना। तो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर लिया था, इस वजह से ऐसा हुआ। दैट इज, और हमने गलत क्या एज्यूम किया था कि ये एक रैशनल है, तो इसका मतलब ये एक इरेशनल है। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखो ये वाला क्वेश्चन तो आप खुद से कर लेंगे भाई, खुद से कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन में 6 की पावर n का करा चुका हूं आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिट्टो एज इट इज हो जाएगा। अब कहता है कि ऑन मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन्स स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर्स 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। भाई कहता है कि भाई 3 पर्सन है जो कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, और स्टेप ऑफ टुगेदर एक साथ मतलब बाहर निकलते हैं, है ना। ओके, तो कहता है कि बेटा व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो बेटा सभी के स्टेप जो है वो कंप्लीट होने चाहिए, ये नहीं कि किसी का छोटा बड़ा स्टेप हो गया। अगर कोई बंदा 40 सेंटीमीटर का स्टेप चल रहा है तो 40 सेंटीमीटर का ही चलेगा। तो ये कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर करें कि इन सभी के स्टेप कवर कंप्लीट हो जाए और सभी एक जगह आके मिल जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कैलकुलेट करना है वो इन तीनों नंबर से बड़ा कैलकुलेट करना है। यार खुद सोचो ना, यार एक बात बताओ, ये 40 सेंटीमीटर से पहले कभी मिल सकते हैं क्या? खुद सोच के देखो यार, क्योंकि अगर एक स्टेप भी बढ़ाया तो 40 सेंटीमीटर का बढ़ेगा, तो इसका मतलब उससे पहले तो मिल ही नहीं सकते ना। तो जाहिर सी बात है ये आगे कहीं जाके मिलेगी, है ना। ठीक है भाई, आगे कहीं जाके मिल जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब जो आपने कैलकुलेट करना है वो बड़ा नंबर कैलकुलेट करना है, और बड़ा नंबर कैलकुलेट करना होता है गिवन नंबर से बड़ा नंबर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब एलसीएम निकालना होता है। ये बात मैं आपको इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे समझा चुका हूं, तो मेरे को पता चल गया कि मेरे को एलसीएम कैलकुलेट करना है इन तीनों नंबर का। तो बेटा 40 के प्राइम फैक्टर कर दिए, 42 के प्राइम फैक्टर, 45 के प्राइम फैक्टर, इसके बाद एलसीएम कैलकुलेट कर लिया, सीधा सीधा सा शुद्ध भाषा में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, और अपना आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये इतने सेंटीमीटर बाद दोबारा मिल जाएंगे, है ना, दोबारा मिल जाएंगे। तो आई एम डैम श्योर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, और मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, और अब आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। और बच्चों इस क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर जो है रियल नंबर, वैसे तो एनसीईआरटी से तो हमने कंप्लीट कर ही लिया था पहले ही, बट अब एग्जाम्पलर से भी कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में बेटा मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।